खिलजी वंश देख लिए थे? अलाउद्दीन खिलजी देख रहे थे। चलिए। चलिए तो हम लोग देख रहे थे दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बात की थी कि फिरोज खिलजी जो था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, इसने क्या किया था? तो इसने अंतिम जो शासक था कैमूर्स, है ना, गुलाम वंश का, उसकी हत्या की। उसकी हत्या करने के पश्चात जो है सो शासक के तौर पे स्थापित हुआ था, ठीक है। और इसकी हत्या कर दी इसी के भतीजे और इस दामाद ने, ठीक है। और उसने इसको सत्ता से अपदस्थ कर दिया, यानी कि मार दिया। और मार करके अलाउद्दीन खिलजी जो था वो शासक बन गया। 1296 से 1316 खिलजी वंश का सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रूलर, ठीक है, जिसने ये काम मतलब की सत्ता को संभाला था। और जैसा कि हम लोगों ने बात किया था आई थिंक कल ही, कि किस प्रकार से इसने जो है वो बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो है सो स्थापित किया था, है ना। बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया था। और बाजार नियंत्रण के संबंध में ही, है ना, बाजार नियंत्रण के संबंध में ही इसने साहना नामक एक अधिकारी को अपॉइंट किया था, है ना। सहना को सहना ए मंडी भी कहा जाता था, क्योंकि मंडी देखता था, बाजार देखता था, बाजार को कंट्रोल करता था, इस वजह से, ठीक है। साथ ही हमने बात किया था कि इसने, हाँ, भूमि की पैमाइशी कराई थी, उसका मेजरमेंट कराया था। दिल्ली सल्तनत में भूमि का माप करा करके कर लगाने वाला पहला शासक भी कोई था तो अलाउद्दीन खिलजी था, है ना, जिसने क्या किया? तो इसको तमाम तरीके के साथ जो है अब देखते हैं तो मतलब बाजार स्थापित किया। इसके अलावे लैंड रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप किया, लैंड्स को मेजरमेंट करा करके। इसके बाद आप देखेंगे कि इसने क्या किया था, जैसे कि अभी आप देखते हैं मॉडर्न टाइम के अंदर में जो एफसीआई बनता है ना, जो मतलब एफसीआई का जो गोदाम होता है, इसमें अनाज को रखा जाता है और अनाज कम रेट पर प्रोवाइड कराया जाता है। अलाउद्दीन के शासनकाल में कहा जाता है कि सैनिकों को वेतन बड़ा कम मिलता था। सबसे कम वेतन अगर किसी ने दिया अपने सैनिकों को तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे कम वेतन, सबसे कम वेतन पर, मिनिमम वेतन पर काम कराया। लेकिन फिर भी उसके साम्राज्य में कभी विद्रोह नहीं, इतना कम पैसा देने के बाद। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसने महंगाई को कंट्रोल में रखा, महंगाई को कंट्रोल रखा, कालाबाजारी को कंट्रोल रखा, मुनाफाखोरी नहीं होने दिया, है ना। तो बाजार को कंट्रोल रखने से इसका फायदा ये हुआ कि अगर उसने सैलरी कम भी दी अपने सैनिकों को तो महंगाई नहीं था, तो जितना मिलता था उतना में काम हो जाता था। लोगों को अधिक पैसा क्यों चाहिए जी? क्योंकि लोगों की जरूरतें हैं, और जरूरतें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, है ना। दिक्कत होता है, जरूरतें ठीक से पूरी नहीं हो पाती हैं। तो जरूरतों को पूरा करने के लिए आदमी क्या करता है? आदमी चोरी करता है, कालाबाजारी करता है, या कुछ ना कुछ तो गलत करेगा ना। अगर उस सही तरीके से उसको मान लीजिए कि उसका काम नहीं हो रहा है ना। कोई भी भ्रष्टाचार जनरली कब करता है? जब उसका कोई इच्छा होता है और वो इच्छा उसका पूरा नहीं पाता है, नहीं पूरा हो पाता है ना। तो इच्छा जब पूरा नहीं हो पाता है सही रास्ते से,
तो क्या करता है, तब वो गलत रास्ता अख्तियार करता है ना, और उस गलत रास्ते के माध्यम से प्रयास करता है कि उसका जो भी इच्छा है वो उसको पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसका जो तमाम सुधार था, इसके साथ ही इसने एक डिपार्टमेंट भी बनाया था जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। जो डिपार्टमेंट था दीवान ए मुस्तखराज, है ना, दीवान ए मुस्तखराज। ये डिपार्टमेंट जो था ये बकाया करों को वसूलने के लिए था, है ना, बकाया करों को वसूलने के लिए इसने एक डिपार्टमेंट स्थापित किया था जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, तो ये तमाम चीजों के माध्यम से इसने इस चीज को स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे कि इसके समय में भू राजस्व का दर यानी कि लैंड रेवेन्यू रेट, इसके समय में भू राजस्व का दर 50% निर्धारित किया गया था, 50%। ठीक है, कितना था, 50%, है ना, 50% जो है इसने रखा था। हालांकि इससे पहले ये 1/3 था, इससे पहले क्या था, 1/3 था, लेकिन इसने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। ठीक है, यहां पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसने 1/3 कर दिया। ठीक है, 1/3 था पहले से और इसने 50% कर दिया, तो इसने ज्यादा ही कर दिया। लेकिन इसके ज्यादा करने के बावजूद भी कोई खास दिक्कत नहीं हुई। कारण वही था कि प्रोडक्शन एक तो ठीक हो रहा था, अब प्रोडक्शन के साथ महंगाई कंट्रोल में थी, तो जो भी लोग के पास सेविंग होता था उस सेविंग में उनका खर्चा चल जाता। ठीक है, इसलिए इनको कोई दिक्कत क्या नहीं। ठीक है, इसलिए बाजार नियंत्रण के संबंध में अलाउद्दीन खिलजी का नाम जो है सो काफी फेमस है। ठीक है, और इसके साथ ही जो है ना, आप देखते हैं कि इसका जो है, जो राणा रतन सिंह वाला विवाद कल हम लोगों ने चर्चा किया था, है ना, रानी पद्मावती वाला विवाद। ठीक है, तो वो सारे संदर्भ भी इसके रहे थे, है ना, तमाम किलों को इसने जीता था। ठीक है, इसका एक बेटा था, है ना, उसका नाम था खिज्र खान, है ना, इसका बेटा था, उसका नाम था खिज्र खान। तो इसने जब रणथंभौर के किले को जीता, वहां का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। अपने बेटा के, हाँ, अपने बेटा के नाम पे ही राजस्थान के रणथंभौर के किले का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। और वहां वो क्षेत्र जो है अपने बच्चे को ही दे दिया। ठीक है, ये तमाम इसने काम किए थे। दक्षिण के अंदर में भी इसने, इसका जो सफल अभियान रहा था उसमें इसको सपोर्ट किसने किया था, तो जिसको 1000 दिनारी कहते थे, मलिक काफूर, है ना, जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद मतलब अलाउद्दीन खिलजी जब 1316 में गया, तो इसके बाद जो खिलजी वंश के शासक आए वो सब के सब जो थे वो अयोग्य थे, है ना, मतलब कि उनकी में योग्यता नहीं थी कि वो बेहतर शासन जो है सो वो दे पाए। इसलिए आप देखते हैं कि 1316 में इसकी डेथ हुई और 1320 में ही क्या हो गया, तो इनकी सत्ता खत्म हो गई और तुगलक वंश की स्थापना हो। अगला हेडिंग बनाएंगे तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। तुगलक डायनेस्टी माना जाता है कि 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक शासन किए थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा समय तक किसी वंश ने अगर शासन किया तो वो तुगलक वंश था। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए कि इसका फाउंडर कौन था जी, है ना, तो इसका फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक।
गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो इस वंश का फाउंडर था, जिसने खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी को खत्म किया था, मारा था, और मारने के बाद जो है सो गयासुद्दीन ने तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम, ओरिजिनल नेम का नाम क्या था? जुना खां? नहीं था। क्यों नहीं था? बिल्कुल। तो इसका क्या था? हाँ? कौन? गाजी मलिक। गाजी मलिक, ठीक है। गाजी मलिक था, सेठ था, एक प्रकार का सरदार था, ठीक है ना, इसलिए गाजी मलिक इसका नाम था। और ये जब शासक बना तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बना। भारत में सबसे पहले नहर का निर्माण यदि किसने करवाया तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण इसने करवाया है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले नहर निर्माण कराया गयासुद्दीन तुगलक ने, और सबसे ज्यादा नहर निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दोनों तुगलका डायनेस्टी के ही हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तुगलक वंश जो है इसने सबसे ज्यादा क्या किया तो नहरों की जो है सो स्थापना सबसे पहले से द्वारा की गई थी। और इसी का, है ना, इसी के लिए बारे में कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कि हुजूर दिल्ली दूर है ना। लेंगे कि इसी को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुजूर दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है। ठीक है, ओके। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली दूर है किसने कहा था। तो दिल्ली दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली दूर है। किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। निजामुद्दीन, निजामुद्दीन स्टेशन भी है दिल्ली में। भी संत थे, हाँ, और इन्होंने ही कहा था दिल्ली दूर है गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों पर लगाए जाने वाले करों को कम कर दिया था, है ना। टैक्सेस इन्होंने क्या कर दिए थे? कम कर दिए थे, है ना। ने क्या कर दिया था? तो कर कम कर, अलाउद्दीन खिलजी ने तो टैक्स बढ़ा दिया था, 50% कर दिया था ना। इसने कम कर दिया, इसने कम करके 1/3 कर दिया। ठीक है, अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक को हालांकि बहुत कुछ करने का बहुत ज्यादा समय नहीं मिला। फिर आवाज नहीं जा रहा है। तो इसने क्या किया था जी? टैक्स को कम कर दिया था। जो टैक्स इंक्रीज हुआ था उस टैक्स को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, है ना। 50% को 1/3 पर ला दिया। ठीक है, यानी कि 1/2 था, इसको 1/3 कर दिया। ठीक है, तो कम कर दिया। तो इसको बहुत समय हालांकि मिला नहीं काम करने के लिए, क्योंकि 1320 में शासक बना और 1325 में ही इसको कम कर दिया, मतलब
थोड़ा वॉल्यूम कम करो। 1325 में ही क्या हो गया, तो इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1325 में शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है, 1325 में शासक बना, 1325 में शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है, 1325 से 1351। ठीक है, 1325 से 1351 लिख लेंगे कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य इसी के समय में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो यहां जो है आपको सबसे ज्यादा साम्राज्य किसके समय में स्थापित हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। लेकिन इसी के समय में दक्षिण भारत में दो साम्राज्य स्थापित हुए थे। पूछा जाता है कि किसके समय में दक्षिण भारत में दो साम्राज्य स्थापित हुए, लेकिन इसी के समय में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों दक्षिण भारत के साम्राज्य थे। तो पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में दो साम्राज्य किसके समय में स्थापित हुए थे, किसके समय में स्थापित हुए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापित हुए थे, और दो दक्षिण भारत में ही, है ना। कहां पर, तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, विजयनगर 1336 और बहमनी 1347। ध्यान रखिएगा, विजयनगर 1336, विजयनगर 1336, बहमनी 1347। ठीक है, विजयनगर का संस्थापक कौन था जी, हरिहर और बुक्का। और बहमनी का कुछ अलाउद्दीन हसन गंगू शाह, अलाउद्दीन हसन गंगू शाह लेंगे, हरिहर और बुक्का। विजयनगर हरिहर और बुक्का, बहमनी अलाउद्दीन हसन गंगू शाह। लंबा नाम है, अलाउद्दीन हसन गंगू शाह। एक राज्य हिंदू था, एक राज्य मुस्लिम था। बहमनी वाला मुस्लिम था, विजयनगर वाला हिंदू था। अलाउद्दीन हसन गंगू शाह, बहमनी का। ठीक है, ठीक है, अलाउद्दीन हसन गंगू शाह, बहमनी। तो बहमनी मुस्लिम पे था, ठीक है, और विजयनगर हिंदू था। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये दक्षिण भारत में दो राज्य स्थापित हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक का ही इंपेरर सबसे बड़ा इंपेरर था। ठीक है, आप मोहम्मद बिन तुगलक ही सबसे बड़ा विद्वान, सबसे ज्यादा विद्वान शासक, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर शासक कोई था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था, सबसे विद्वान।
ठीक है, 1325 से 1351। इसलिए विजयनगर स्थापित हुआ था कब? 1336 में, और बहमनी स्थापित हुआ था कब? 1347 में। इसलिए दोनों टाइम इसके अंदर में ही आता है, इसलिए इसके समय में ही स्थापित हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था, सबसे बड़ा विद्वान था, लेकिन सबसे बड़ा पागल शासक भी सिद्ध हुआ, यानी बेवकूफ भी। अंतर्द्वंदों का शासक इसको कहते थे, अपने ही थॉट्स में ये परेशान रहता था। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसको क्यों कहते हैं अंतर्द्वंदों का शासक, पागल शासक? क्योंकि इसने क्या किया था कि इसके जो भी निर्णय होते थे वो प्रैक्टिकल नहीं होते थे, समय के हिसाब से नहीं होता था। इसने 5 कार्यक्रम किए थे, 5 योजनाएं बनाई थी, और पांचों का पांचों योजना इसका असफल हो गया, है ना? ठीक है, तो इसकी 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं लिख लेंगे। इसकी 5 महत्वाकांक्षी योजना क्या थी? तो सबसे पहले था राजधानी परिवर्तन, अपना कैपिटल ही चेंज कर दिया। राजधानी परिवर्तन क्या किया? दिल्ली से दौलताबाद। राजधानी दिल्ली थी, और इन्होंने राजधानी इसने कहां कर दिया? दौलताबाद कर दिया, जो कि गलत डिसीजन था, है ना? दौलताबाद क्यों गया? क्योंकि इंपेरर बड़ा हो गया, तो सोचा कि दक्षिण भारत को कंट्रोल करने के लिए राजधानी दौलताबाद कर लेते हैं। खुद चला गया, लोगों को भी घसीट के ले गया वहां तक, और वहां जाने के बाद मालूम चला कि नॉर्थ इंडिया हाथ से छूट रहा। अब फिर वहां से वापस आया, फिर सबको लेके आया, चलो भाई दिल्ली ही चलना है ना? तो ऊर्जा भी खत्म हुआ, संसाधन भी खत्म हुआ, लोग परेशान भी हुए, और पुनः बात वही हुई जो पहले वाली थी, दिल्ली ही कैपिटल रहा। इसने राजधानी परिवर्तित किया, और राजधानी गलत हो गया, मतलब कि गलत जगह का चयन हुआ, और उसके दिक्कत में क्या हो गया कि उत्तर भारत में से कंट्रोल से चला गया। तो दिल्ली से दौलताबाद, राजधानी परिवर्तन। इसके अलावे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सिंबॉलिक कॉइन्स इसने शुरू किया था। सिंबॉलिक करेंसी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सिंबॉलिक करेंसी लाया ये, पढ़ा लिखा था, इसको लगा कि यार सोना तो बड़ा महंगा धातु है, चांदी तो बड़ी महंगी धातु है, सोने चांदी के सिक्के चलेंगे तो ये तो धातु कमजोर पड़ जाएंगे, मतलब कम पड़ जाएंगे। अच्छा दिमाग लगाया, तो इसने सोचा कि क्यों ना हम सोने और चांदी के बदले में हम तांबे के सिक्के ही रखें, है ना? या जो कम धातुएं हैं, मतलब कि जो सस्ती धातुएं हैं, उन धातुओं का सिक्के रखें। इसने क्या किया, उसी वैल्यू के अपने टकसालों से नए सिक्के ढलवा दिए, चांदी और सोने के बदले। ढलवा तो दिया, लेकिन मार्केट में उसके डुप्लीकेट्स बनने लगे। इसका टकसाल पर कंट्रोल नहीं था ठीक से। अब डुप्लीकेट्स मिलने की वजह से अब लोग बाइफरकेट ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन असली सिक्का है और कौन नकली सिक्का है। ऐसे में उस बेचारे को सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन को भी वापस लेना पड़ा। सिक्का ढाल दिया, मार्केट में क्लैरिफाई नहीं हो रहा था, जाली नोट बहुत सारा भर गया। तो ऐसे से कैसे भी मोदी जी देखे कि बहुत सारा जाली नोट चल रहा है, तो भाई 500 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे, हटा दिया। नया कागज जर्मनी से मंगवाया, उस पर नए तरीके से नोट छापे गए, है ना? ये जो कागज अभी जो 2000 का नोट, अब तो खैर 2000 भी बंद हो गया, है ना? वापस हो रहा है 2000 भी, है ना? अभी भी हो तो वापस कर लेना है जी, सितंबर तक लास्ट डेट है ना? यही सितंबर, मतलब ना अभी खत्म हो जाएगा तो मामला डेट एक्सपायर कर जाएगा उसके बाद, है ना? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है। इसके अलावे
गंगा यमुना दोआब में टैक्स की वृद्धि। गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब में कर की वृद्धि। गंगा यमुना दोआब ये बहुत ही फर्टाइल जोन था। सब लोग, जो भी शासक बनता था वो यहाँ पर करता ही था, मतलब टैक्स इंपोज करता था, टैक्स को बढ़ा ही देता था कि भाई फर्टाइल लैंड है, अच्छा मतलब अनाज उगता है तो लोग यहाँ पर टैक्स अच्छा देंगे, तो सब लोग ये करते थे। ये भी बेचारा कर दिया। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये थी कि मतलब भगवान भी इसका साथ नहीं दे रहे थे, है ना। मतलब समय खराब होता है ना, तो पेड़ पर चढ़ रहिएगा तो कुत्ता काट लेगा, है ना। पेड़ पढ़िएगा तब वो कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा, काट देगा, क्या करिएगा। वही बेचारा यही काम किया, सारा जो भी बनता था सब करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी तो टैक्स बढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ई बढ़ाया, बस उसी साल अकाल पड़ गया। जिस समय टैक्स बढ़ाया अकाल पड़ गया। अब लोग टैक्स कहां से दे। अंतिम में बेचारे को इस निर्णय को भी वापस लेना पड़ेगा। और लोग उससे नाराज हो गए कि क्या बात हुई, गलत काम कर दिया। इसके बाद ख्वारिज्म अभियान। ख्वारिज्म जो पड़ता है वो ईरान के साइड पड़ता है, ठीक है। इसको पता चला कि ख्वारिज्म में क्या चल रहा है, तो वहां पर राजनीतिक अशांति चल रही है। तो सोचा कि क्यों ना उसको जीत ले, आज जीत करके उसको अपने में मिला ले। इसके लिए क्या किया कि पहले ही सेना बना लिया, एक 1.5 लाख सैनिक पहले ही भर्ती कर लिया। और 1.5 लाख सैनिक को एडवांस पेमेंट कि भाई चलना है लड़ने, सबका ट्रेनिंग वर्निंग सब हो गया, सबका पेमेंट हो गया। आज जब जाने का समय हुआ तब मालूम चला कि कराची में सब कुछ ठीक हो गया। कराची में एक मजबूत सत्ता आ गई। अभी बेचारा अभियान ने अपना नहीं किया, और नहीं करने जब नहीं किया तो अब थोड़ा ना जो पैसा ले लिया वो वापस करेगा। तो सारा खर्चा भी डूब गया, सेना किसी काम की नहीं रही, और कहीं जाकर कोई आक्रमण भी नहीं हुआ, और पैसा ये वापस भी नहीं लौटा सकता। तो यहां पे भी इसके साथ यही हुआ। इसके बाद इसका एक और अभियान हुआ, कराचील अभियान। कराचील अभियान, कराचील पड़ता है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी के क्षेत्र में, एक जोन है कराचील। कंगना कराचील पहाड़ियों का एक जोन है। तो उन क्षेत्रों में इसकी सेना गई। यह महत्वपूर्ण अभियान था, और सेना जीत भी गई जी। कराचील अभियान में सेना को सक्सेस मिला था। लेकिन जीत करके सेना जब वापस लौट रही थी तो रास्ता भटक गई, कोई नहीं पहुंचा दिल्ली, सब इन्ने उन्ने भटक गया, 1 रुपया का फायदा नहीं। जबकि उस अभियान में सक्सेस मिला था, जीत गए थे। तो ऐसे इसके 5 जो ये सारी योजनाएं थी, ये पांचों की पांचों योजनाएं इसकी क्या हो गई, फेल कर गई। असफल रहा ये पांचों योजनाओं के संबंध में। और ऐसी ही स्थिति में इसको अंतर्द्वंदों का शासक कहा गया। इसके जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, जो भी निर्णय हो रहे हैं, उसमें से कोई भी निर्णय इसका सही नहीं रह रहा है, सही नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें यहां पर जो है सो हो गई। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो ये पांचों का पांचों इसका योजना क्या हुआ जी, फेल हुआ। पांचों ध्यान रखना है, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, गंगा यमुना दोआब में टैक्स की वृद्धि, ख्वारिज्म अभियान और कराचील अभियान। ठीक है। okay? ध्यान रखें यहाँ पे कि ख्वारिज्म अभियान को ही खुरासान अभियान भी कहा जाता है। तो कहीं अगर खुरासान कहीं लिख करके आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना। ख्वारिज्म को खुरासान अभियान भी कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, इसलिए अंतर्द्वंदों का शासक है, या फिर कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं पागल सुल्तान।
पागल सुल्तान। कभी कभी परिस्थितियां भी व्यक्ति को पागल बना देती हैं, बेचारा उसी में का था, योग्यता तो थी ही लेकिन। हाँ? मतलब इसका जो भी चीज था, कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति, कुछ भी, वो कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा था जनता के। पब्लिक कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी उससे। अब पब्लिक कनेक्ट जब तक लगता कि करेगी तब तक ही वापस ले लेता था। ये भी नहीं कि चलो भाई अब हो गया तो चल ठीक है देखते हैं, है ना, वो भी नहीं था। फिर तुरंत वापस ले लेता था। यानी कि अगर कर दिया तो चलो ठीक है, इसमें अगर कोई कमी आ रही है, कोई खामी आ रही है, तब उसको ठीक करना है, ठीक करके नए तरीके से चीजों को ये करना है, वो नहीं करता था। खराब हो गया तुरंत वापस ले लेता। नेक्स्ट, इसके बाद इस तुगलक डायनेस्टी में एक महत्वपूर्ण शासक और हुआ, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान था। लेंगे इसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान था। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला, इससे पहले किसी शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगाया था जी, है ना। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने का काम जो है वो इसी ने किया। ठीक है। जजिया एक प्रकार का टैक्स है जो हिंदुओं से लिया जाता था। मतलब पहले तो मतलब हिंदुओं मतलब समझिए कि गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं होते थे उनको देना पड़ता था। ठीक है। तो इससे ब्राह्मणों को इसमें नहीं रखा जाता था पहले। लेकिन ये पहला सुल्तान था जिसने कहा कि ब्राह्मणों भी देंगे, है ना, ब्राह्मणों को भी इस टैक्स के अंदर में लाने का काम किया। तो पूछा जाता है कि जजिया ब्राह्मणों पर सबसे पहले किसने लगाया था? तो जजिया ब्राह्मणों पर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट लेंगे, क्या स्वयं को आदर्श मुसलमान सिद्ध करना चाहता था, आइडियल मुस्लिम, या स्वयं को आदर्श मुसलमान, स्वयं को आदर्श मुसलमान सिद्ध करने का प्रयास करता था। स्वयं को आदर्श मुसलमान सिद्ध करने का प्रयास करता था। इसने इसने जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया था, तोड़ दिया था, तोड़वा दिया था। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर दोनों को नष्ट करवा दिया था, तोड़वा दिया था। गुलामों से बहुत प्रेम करता था जी, दासों का बहुत प्रेमी था। जो गुलाम होते थे उनको ये बहुत मानता था, है ना। तो गुलामों को देख रेख के लिए ही इसने एक विभाग बनाया था, दीवान ए बंदगान। ये बीपीएससी पूछ भी चुकी है कि दासों के लिए कौन सा विभाग स्थापित किया गया था। तो दीवान ए बंदगान, दास प्रेम में पागल होकर के दासों से बहुत प्रेम करता था, इसलिए किया था। ठीक है। देखिए, चूंकि खुद को एक आदर्श मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत सारा टैक्स लगता था, है ना। लेकिन इसने सारे टैक्स को खत्म कर दिया
और केवल 4 टैक्स को इम्पोज किया जिसका चर्चा इस्लाम में है ना। इस्लाम में जिन टैक्सेस के बारे में लिखा हुआ है उसको केवल रखा, और वो था जजिया, ज़कात, खराज और खम्स। जजिया, जकात, खराज और खम्स, यही 4 टैक्सेस इसने इंपोज किए। बाकी के सारे टैक्सेस इसने वापस ले लिए। ठीक है, जजिया, जकात, खराज और खम्स। ओके, कहा था कि दिल्ली सल्तनत का पतन अगर किसी के समय से प्रारंभ हुआ तो इसी के समय से प्रारंभ हुआ। बोलेंगे कि दिल्ली सल्तनत का पतन इसी के समय से प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत का पतन इसी के समय से प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे सैयद वंश। सैयद वंश, तो सैयद वंश जो है इसका संस्थापक था खिज्र खा। तो पता ही है आपको, पहले ही क्लास में देख लिए थे। खिज्र खा, देखेंगे कि तैमूर लंग की सहायता से इसे गद्दी प्राप्त हुई थी। तैमूर लंग की सहायता से इसे गद्दी प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। रैयत ए आला, ओके। अब देखिए, रैयत ए आला का मतलब क्या हुआ जी? ये एक स्वतंत्र शासक नहीं था, ये खुद को तैमूर लंग के प्रतिनिधि के तौर पे देखता था। हालांकि तैमूर लंग का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था शाहरुख, है ना। शाहरुख जो है, तो ये अपने आप को शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था, रिप्रेजेंटेटिव मानता था, क्योंकि इसको भारत का जो गद्दी है वो शाहरुख के बाप ने दी थी, है ना, तैमूर ने। तो इसलिए ये अपने आप को मानता था कि ये क्या है, शाहरुख का प्रतिनिधि है। रैयत आला मतलब ये होता है रिप्रेजेंटेटिव, नॉट सम, मतलब सोवर्निटी रूलर। संप्रभु शासक नहीं है, संप्रभु शासक नहीं था, है ना। ये अपने आप को अधीन मानता था किसके, तैमूर लंग के। और उस तैमूर लंग के बाद जो शासक बना था उसका पुत्र शाहरुख, तो शाहरुख को के ही रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये खुद को देखता था। ठीक है, खिज्र खा की जो डेथ है, माना जाता है कि खिज्र खा का डेथ जो है वो 1421 के आसपास में हो गया था। ठीक है, और उसके बाद शासक बना था मुबारक खा। ठीक है, मुबारक खा सैयद वंश का ही शासक था मुबारक खा। मुबारक खा इसलिए जाना जाता है कि इसने एक इतिहासकार को अपने यहाँ संरक्षण दिया था, है ना। उसका नाम था याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी।
याहिया बिन सरहिंदी, जिसने याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया था, ठीक है, जिसने किताब लिखी थी मुबारक शाही। याहिया बिन सरहिंदी ने किताब लिखी थी, उसका नाम था मुबारक शाही। ठीक है, मुबारक शाही। नेक्स्ट इसके बाद जो शासक बना इस वंश में वो था मुहम्मद शाह। मोहम्मद शाह लिख लेंगे कि अब बहलोल लोधी को अपना पुत्र मानता था और उसे खान ए खाना की उपाधि दी थी। खान ए खाना। खान ए खाना। तो खान ए खाना की उपाधि किसको मिली थी? तो खान ए खाना की उपाधि इसको किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने। किसको? बहलोल लोदी को। ठीक है। इसके बाद जो अंतिम शासक इस वंश में हुआ, मतलब कि सैयदों का जो अंतिम शासक था, उसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह। सही में ये आलम शाह था तो इसने आलमगीरी दिखाई भी। इसने क्या किया, तो ये अपना जो गद्दी था वो अपनी इच्छा से ही बहलोल लोदी को दे दिया जी कि लो भाई तुम संभालो, हम चलते हैं वन। मोक्ष की प्राप्ति होगी इसको, है ना। अपना सारा टेंशन छोड़ के और कहा चल दिया? वन में चल दिया। वन जाना क्या है जी? वन जाना आसान है कि मुश्किल है? अलाउद्दीन आलम शाह ये अंतिम शासक था इस वंश का। इसने अपनी इच्छा से ही क्या किया, तो बहलोल लोदी को शासन ट्रांसफर कर दिया और वन चला गया, और वहीं वन में ही उसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गया। अब उसको राजकाज से कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद से ही बहलोल लोदी ने जो है सो लोदी वंश की नींव डाल दी। ठीक है। तो नेक्स्ट नहीं बनाएंगे लोधी वंश। लोधी वंश फाउंडर, हाँ बकलोल लोधी, है ना। बकलोल लोधी नहीं लिखना है ना, बहलोल लोधी। फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी बहलोल लोधी, है ना। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, लोधी वंश। ठीक है। और यह एक अफगानी शासक था। लोधी कौन थे? अफगानी थे। इसका जो वंश था वो कहा जाता है साहूखेल वंश था। अफगानियों में एक वंश होता है साहूखेल, तो उसी साहूखेल शाखा से ये जुड़ा हुआ था। इसने भारत के लिए और अपने साम्राज्य के दरवाजे जो है वो अफगानियों के लिए खोल दिए थे। देंगे इसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, इसने जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और ये क्या किया,
इसने बहलोली सिक्के चलाए थे, ठीक है, बहलोली सिक्का, नॉट बकलोली सिक्का, है ना। बहलोली सिक्के चलाए थे, और माना जाता है कि ये बहलोली सिक्के अकबर के समय तक चलते थे और विनिमय का माध्यम था, ठीक है। ये बहुत माना जाता है कि बहुत साधारण टाइप का आदमी था जी। इसके बारे में प्रश्न बन सकता है कि वो कौन सा दिल्ली सुल्तानत का सुल्तान था जो सिंहासन पर नहीं बैठता था, सिंहासन पर नहीं चढ़ता, बोलता भाई हम तो नीचे ही बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है ना। तो मंत्री सबके साथ बैठ जाता था, नीचे जो है सो सिंहासन पर बैठवे नहीं करता था, है ना। इसको जो शासन दे के गया था अलाउद्दीन आलम शाह, वो देखा कि सीधा आदमी है तो उसको दे के चल गया, है ना। और वो चल गया वन, वन में वही जाएगा वर्तमान समय में या राजतंत्रों के अंतर्गत, है ना, जिसको जीवन की चुनौतियों से नहीं लड़ना, क्योंकि अब चुनौतियां वन में नहीं है। राम के समय में चुनौतियां वन में थी, तो राजकुमार आदमी थे, उनको तो राजघर में तो कोई चुनौती था नहीं, सारी चुनौतियां वन में इंतजार कर रही थी। वर्तमान में वन जाना आसान है, वन चल जाइए, हिमालय चल जाइए, है ना, मंदिर में जाके कहीं बैठ जाइए, पुजारी बन जाइए, टाइम पर भोजन मिटा जाएगा, ना किसी से झगड़ा है, ना किसी से कोई दिक्कत है, आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से जीवन कट जाएगा जी। कोई ना कोई मंदिर वंदिर है, किसी का भी जीवन काट देगा, आराम से जाकर के वहां बैठ जाइए, है ना, कि भाई हम भगवान के शरण में आ गए हैं। भक्त लोग आते ही हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसमें बाबा का प्रसाद हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जीवन की चुनौतियां सारी खत्म हो जाती है वहां पे जाकर। लेकिन जीवन में रहना है, समाज में रहना है, तो आपको रोज नित्य दिन नई तरह की चुनौतियों का सामना करना है। तो जो लड़ेगा वो रहेगा, और जो नहीं लड़ेगा वो बन जाएगा या जाके बाबा बनेगा, है ना। क्योंकि बाबाओं से कहीं किसी की दिक्कत मतलब क्या समस्या होगा, और उसमें भी वो वाला बाबा नहीं, वो सब जो बाबा लोग करोड़ लेते हैं बोलने के लिए, वो लोग बाबा का आपस में कंपटीशन है, तो वो लोग के लिए भी चुनौती है ना। वो लोग भी ऐसे ऐसा बात बोल देते हैं कि विवाद हो जाता है, दिक्कत हो जाता है ना। हाँ हाँ, अब सब बाबा लोग लाइव है यूट्यूब पर, है ना। वही मैं कहता जो बाबा यही समझा रहे हैं हमें, आपको सबको, कि भाई जीवन कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है ना। और वही समझाने के लिए बाबा खुद ही मोटा रकम ले रहे हैं, ये कौन सी बात हुई भाई, है ना, वो तो नहीं लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली मोह माया से भी आप अभी मुक्त नहीं हुए, है ना। सब लोग इस मोह माया के जंजीर में फंसा हुआ है ना। कोई मुक्त नहीं हुआ, जो मुक्त हो गया वो पहाड़ी पर है। मुक्त आदमी का समाज में क्या काम, पहाड़ी पर ज्ञान दे रहा है, जंगलों में फ्री में, है ना। उसको यूट्यूब से मतलब नहीं, उसको व्यूअर्स से मतलब नहीं। सही में जो योग्य होगा, जिसके पास मोक्षता जैसा कोई साधन होगा, वो समाज में रहेगा ही नहीं, एकदम अलग रहेगा, अलग थलग रहेगा समाज से। वो हमेशा कट के रहने का प्रयास करेगा, जो भी योग सिद्ध व्यक्ति होता है। और जो जितना सब दिखावा वाला सब होगा वो सब समाज में रहता है ना। ये दिखावा करके समाज से कुछ वसूल कर लेना है, समाज से कुछ ले लेना है ना। खैर, तो इसके बाद जो इस वंश में शासक हुआ उसका थोड़ा नाम है सिकंदर लोदी, है ना। इसके बाद शासक बना था सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था सिकंदर लोदी। ठीक है। आगरा शहर का निर्माण इसी ने कराया था, यहाँ पर आगे चल के शाहजहां ने ताजमहल बनाया, बेगम मुमताज की याद में, है ना। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था, सिकंदर लोदी ने। एक किला भी बनाया था, उसने एक फोर्ट बनाया, बादलगढ़ का किला। आगरा नगर की स्थापना की और बादलगढ़ का किला बनाया, बादलगढ़ फोर्ट, ठीक है। और इसने क्या किया,
तो आगरा को अपना राजधानी भी बना लिया। आगरा क्या बन गई? राजधानी। पहले राजधानी दिल्ली थी, इसने क्या कर लिया? आगरा को बना दिया। ठीक है। नाप तौल के लिए इसने एक नया पैमाना जारी किया था, इसको कहते थे गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी। नाप तौल के लिए एक पैमाना जारी किया, इसे कहते हैं गजे सिकंदरी। बहुत बार पूछा गया है गजे सिकंदरी किसने चलाया था, तो गजे सिकंदरी किसने चलाया था? सिकंदर लोदी ने। इसने मुहर्रम के दिन ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखते ना मुहर्रम में वो ताजिया निकलता है पूरा एकदम, या हसन हसन हुसैन, है ना। ने मुहर्रम के दिन ताजिए निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि उसकी बंदी करा दी। ठीक है। मुस्लिम महिलाओं को मकबरों और दरगाहों पर जाने से रोक लगा दिया। ये मुस्लिम महिलाएं ना तो मकबरे पे जाएंगी, ना ही दरगाहों पे जाएंगी। ठीक है। अभी पगला सिकंदर लोधी क्या किया था, ये बहुत वो कांड कर दिया था। एक ब्राह्मण को इसने सिर्फ इस बात के लिए फांसी दे दी, ब्राह्मण ने ये बात कह दिया था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों तो समान ही हैं, तो फिर जजिया क्यों? जजिया गैर हिंदुओं पर लगता था, तो जजिया के विरोध में ये बात कह दिया था कि हिंदू और मुस्लिम तो दोनों बराबर ही धर्म है, दोनों पवित्र धर्म है, तो इसके लिए हिंदुओं पर टैक्स क्यों अलग से, है ना। इस बात के लिए इसने क्या कर दिया था, उस ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया, है ना। ठीक है। Next. सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक किताब का फारसी अनुवाद कराया था। एक आयुर्वेदिक किताब का फारसी अनुवाद कराया था। ठीक है। सिकंदर लोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था जी। स्टेटमेंट क्या दिया था तो लिख लेंगे, यदि मैं अपने एक गुलाम को पालकी में बिठा दूं, पालकी मतलब वही डोली, है ना। डोली में बैठेंगे नहीं जी आप? हैं? देखें ना। हाँ देखें, बैठने का तो आनंद प्राप्त नहीं हुआ होगा, है ना। पहले मतलब लोग बैठते थे ना, पहले शादी विवाह जब होता था तो उसमें लड़कियों की जो विदाई होती थी वो डोली में होता था। बहुत पहले का बात है, तो बहुत बचपना में मैंने देखा था दो शादी ऐसा, जिसमें हालांकि वो भी ये नहीं था कि करना था, वो ऐसे जगह पर शादी हुआ कि वहां पर गाड़ी आ ही नहीं सकता था, नदी थी, है ना। एक गांव है अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहां पर अभी भी मुझे लगता है कि साधन नहीं है कोई गाड़ी जा पाने का। तो बहुत बचपन की बात है, वहां पर गया था, वहां शादी था, तो अब था कि अब लड़की जाएगी कैसे, लड़का सब, इवन हम लोग खुद भी बचपना था, बारात में गए थे, उस बाराती के अंदर में तो नाव से क्रॉस करके गए थे ना, नाव पे बैठे, नाव उस पर उतारा, उसके बाद क्रॉस करते हैं। अभी थोड़ा बहुत कुछ पुल वुल शायद बना है, लेकिन अभी भी मतलब उस पुल की वैसी कोई स्थिति नहीं है। तो उस समय वो यूज हुआ था, पालकी यूज हुआ था लड़के लड़कियों के लिए, है ना। तो हम लोग भी बैठ के ट्रायल मार दिए थे कि कितना मजा आता है भाई, तुम हमरो घुमाओ, है ना।
जानबूझ के नौटंकी के है, थक गए, चल नहीं पार लग रहा है ना, बोला क्या करें, नौकरे में बैठेंगे, है ना, नौकरे में बैठा, घुमाओ थोड़ा, है ना, बड़ा आनंद आया था, है ना, मतलब आगे से 4 आदमी बेचारे ढो रहे हैं ना, अब अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं ना, तो वो अपना आनंद लेते थे। हालांकि बहुत लंबा जर्नी नहीं था, बस वही नदी भर की जर्नी थी, नदी क्रॉस करना था, फिर उसके बाद से गाड़ी में अपना बैठिए और जाइए। तो पहले वो चीजें होती थी ना, पहले हमारे संस्कृति में कई सब पार्ट था। अब क्या है कि अब डोली कोई रखता ही नहीं है, अब तो नई नई गाड़ियां आ गई हैं, है ना, अच्छे अच्छे गाड़ियां, इतना बढ़िया गाड़ी लेकर के आप जा रहे हैं, है ना, और किस तरह की गाड़ी, मतलब जितना बढ़िया गाड़ी लेके जाइएगा उस तरीके का उधर स्वागत होगा, है ना। लेके चल गए छुटका कोनो गाड़ी, है ना, कमांडर वमांडर तो बेइज्जती करके सब भेजेगा, है ना, हाँ सवारी होता है, हाँ वही पहले चलता था ना, पहले वो चलता था वही सवारी गाड़ी, है ना, जीप, है ना, 5 लोग बीच में, 3 3 लोग पीछे, और फिर 2 4 5 लोग आगे, है ना, वैसे वाली वो गाड़ी। हालांकि देखिए वो सब टाइम खत्म हो गया, अब वो सब टाइम नहीं रहा, क्योंकि गांव में भी अब ये सब चीज देखने को नहीं मिलता, है ना। लेकिन उस समय का अपना अलग ही महत्व, हम लोग लास्ट जनरेशन है जो ये सब चीज मेमोरी हमारे पास है। अगली जनरेशन के पास ये सब मेमोरी नहीं रहेगी, उसकी पूरी दुनिया मोबाइल फोन, अगली जनरेशन सब मोबाइले में वो देखेगा, हमारे बाबूजी क्या करते थे, दादाजी क्या करते थे, पहले की सभ्यताएं क्या थी, तो गूगल पे डाल के इमेज खोजेगा, है ना, यूट्यूब के वीडियोस देखेगा, हमने लाइव देखा हुआ है ना कि कैसे किस प्रकार से था। इसलिए संस्कृति से हमारी कनेक्टिविटी जो है सो वो ज्यादा है। लेकिन अगली जो जनरेशन आएगी उसकी कल्चर से कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं रहेगी। तो ये पेरेंट्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कल्चर से उसको कनेक्ट रखें, है ना, क्योंकि कल्चर से कनेक्ट रखेंगे तो इसका फायदा होगा कि व्यक्ति अपने जड़ से जुड़ा रहे, और जो जड़ से जुड़ा रहेगा वो कभी टूटेगा नहीं, है ना। जड़ से जुड़े रहने का इंपॉर्टेंस होता है कि वो कभी टूटता नहीं। और भारत की प्राचीन संस्कृति इतनी बेहतरीन है कि इससे तो जुड़ाव रखना व्यक्ति का एकदम से मतलब जरूरी होता है, जुड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा, संस्कार के लिए भी और संस्कृति के लिए। खैर, तो इसने कहा था कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बिठा कर ले जाएंगे। मेरे सभी सरदार उसे कंधे पर बिठाकर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक और काम करता था, ये शेरो शायरी खूब करता था, है ना, ये शेर शायरी खूब करता था। ठीक है, तो जो शेर शायरी लिखता था ये अपना नाम बदल के लिखता था, गुलरुखी के नाम से, है ना, ये गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था, गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, ओके। अब क्या है, गुलरुखी के उपनाम से, अब देखिए कभी कभी अपना नाम बदल करके लिख रहा था, इसको तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन कभी कभी आदमी जो अपना नाम बदल दूसरा नाम से लिखता है, नाम अगर वो फेमस चर्चित ना हो, मतलब कि तो दूसरा को उसका लाभ लेके चल जाता है ना, आपका नाम का कोई दूसरा कोई लाभ उठा करके लेके चला जाता है। एक एक मूवी आई थी साजन, देखा आप लोगों ने, हाँ? आया था ना जी, संजय दत्त और सलमान खान की मूवी थी, है ना, 2 नायक थे, नायिका एक ही थी, है ना, नायिका एक ही थी माधुरी दीक्षित, है ना, और इसमें नायक जो मेन नायक था संजय दत्त, उस शायर लिखता है ना, कविताएं लिखता है ना, तो उसका नाम कुछ और रहता है और शायर लिखता है साजन के नाम से।
तो जो श्रोता रहती है वो नायिका रहती है। नायिका का उसका राइटिंग स्किल इतना पसंद आता है कि मन ही मन सोचती कि बस ईश्वर काश इससे मिला देता, है ना, ये आदमी मिल जाए, बस जीवन का एक ही लक्ष्य है कि बस ये मिल जाए, है ना, यहीं से मोक्ष है ना, वो वाली बात हो जाती है। उसको भी बात मालूम चलता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत है जो भाई उसको समस्या रहता है, लंगड़ा होता है पैर से। जब नायिका को देखता है तो नायिका तो एकदम यूपीएससी क्वालिफाइड, है ना, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा था, है ना, अभी देख रहा है कि यार मतलब उतनी मतलब बेहतरीन है और मेरा सब ठीक है, लेकिन मैं फिजिकली डिसेबल हूं। तो ऐसे में वो सोचता है कि मतलब नायिका के सामने खुद को लेके जाना ठीक नहीं रहेगा। ठीक ही सोचता है इंसानियत के नाते मिला जुला करके। तब तक दूसरा कोई जो इसका मित्र रहता है वो पगला, वो बस वो फेर में रहता है ना, कि कहीं कोई रॉन्ग नंबर डायल करने का मौका मिल जाए, है ना, बस इसके नाम का गलत इस्तेमाल कर लेता है, अपने को साजन बना लेता है कि हम ही साजन है। वो तो देखी नहीं रहती है, उसको तो बस नाम ही पता है ना, और उसी को साजन समझ लेती है, और वो पगला उसको एकदम घुमाते रहता है ना। तो एक दिन कह देती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम तो साजन हो, तो तुम हमको एक शायर सुनाओ। अब उसको पसीना आने लगता है, भाई उसको तो आता नहीं है, क्योंकि कलाकार तो वास्तविक वो है नहीं, किसी को घुमाता है। एंड ऑफ द टाइम रियलिटी सामने आती है ना। एक बार एक विलेन का इंटरव्यू लिया गया, तो विलेन से पूछा गया, यार आप लोग इतना सब कुछ करते हैं मूवी में, इतना निगेटिव आप लोग को लोग मानते हैं, आप लोग पॉजिटिव रोल क्यों नहीं करते। उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि देखिए पूरा मूवी विलेन एकदम खुश रहता है, संपन्न रहता है, और सब कुछ उसकी मर्जी की होती है। जब मूवी खत्म होने वाला होता है तब विलेन मर जाता है, या विलेन की थोड़ी बेइज्जती हो जाती है, दुर्गति हो जाती है। आज जैसे ही हीरो का अच्छा दिन आने वाला होता है, फिल्म द एंड लिख देता है। तो पूरा का पूरा बढ़िया टाइम तो हम लोग ले रहे हैं, तो हीरो महोदय अपना स्ट्रगल में उनका मामला खत्म हो जाता है। जब उनकी गरीबी दिख रही है, उनकी बदहाली दिख रही है, उनकी लाचारी दिख रही है, गरीबी बदहाली लाचारी से जब मुक्त हुए, जब बड़े आदमी बने, जब नायिका भी मिल गई, अब जीवन खुशहाल होगा, तब तक मूवी एंड, है ना, तब तक मूवी ही खत्म। बोले इसलिए अपने को विलेन वाला रोल पसंद है जी, है ना, सारा मूवी बढ़िया से रहो। मूवी वैसे भी अब खत्म हो रहा है, तो खत्म होने वक्त अपना बेइज्जती करा लो, क्या दिक्कत है, या जो भी है वो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हीरो का जब या हीरोइन का जब नया अच्छा समय आता तो मूवी वैसे खत्म होना है ना। तो मतलब अगर अलग नाम को आदमी यूज कर रहा है तो कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, है ना, वो वहां से हम देख सकते हैं। ये ऐसा लिखा था। एक और व्यक्ति था, हाँ, एक और व्यक्ति था, है ना, वो व्यक्ति था वाजिद अली शाह, अवध का वो नवाब था वाजिद अली शाह। 1856 में जिस पर कुशासन का आरोप लगा करके हटा दिया गया था, उसको डलहौजी ने हटा दिया था, तो वो भी अपने बदले हुए नाम से कविताएं लिखा करता था। एक यहाँ से सिकंदर लोदी लिखा करता था, और एक वहां पर वाजिद अली शाह लिखा करता था, है ना। ये दोनों जो थे वो क्या करते थे, कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट निकलेंगे कि इसी के शासन काल में क्या हुआ था। तो मुगल सम्राट जो आगे बना था बाबर, उसका भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, देखिए बाबर को भारत बुलाने के लिए 3 लोग रिस्पॉन्सिबल थे। 2 लोग का नाम हमेशा चर्चा में रहता है, जिसमें एक मेदिनी राय है और एक राणा संगा है। 3 लोगों ने बुलाया था। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति भी था जो बाबर को भारत बुलाने के लिए प्रयासरत था, उसने प्रयास किया था, है ना। 3 लोग कौन थे। तो तीसरा व्यक्ति था इब्राहिम लोदी का चाचा। इब्राहिम लोदी का चाचा, उसका नाम था आलम खां लोदी। ठीक है, नोट ले लेंगे कि बाबर को भारत बुलाने में 3 लोगों का हाथ था, या 3 लोग प्रयास कर रहे थे। कौन कौन।
तो इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, राणा संगा, राणा संगा और मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय। ठीक है, इन लोगों ने राय किया था कि भाई हम लोग को क्या करना है, इसको बुलाना है, क्योंकि इनको पता था कि मतलब लोदियों को हम नहीं खत्म कर पाएंगे, है ना। और सिकंदर खां लोदी के बाद जो इस वंश का शासक बना था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। ठीक ठाक शासक था, लेकिन राजनीतिक कुशलता उतनी अच्छी नहीं थी इसके अंदर में, है ना। उसके बाद शासक बना था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक था। और 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। ठीक है, पराजित कर दिया था। ठीक है, कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी जो अफगानी शासक था उस समय इसके पास लगभग 1.5 लाख के सैनिक थे, 1.5 लाख सिपाही इसके पास। और आक्रमण किया जब बाबर, तो बाबर के पास केवल 10,000 सैनिक, ओनली 10,000। और ये 10,000 सैनिक 1.5 लाख सैनिक पर भारी पड़ गए, भारी पड़ गए। तो भारी इस वजह से पड़ गए क्योंकि संख्या महत्व नहीं रखता है, योग्यता महत्व रखता है। कि अगर आपके पास बहुत बड़ी फौज है, बहुत सेना है, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो सेना है उसके पास हथियार कौन से हैं। अब वर्तमान में आप मान लीजिए 1 लाख लोग को खड़ा कर दिए तीर धनुष लेकर के, और उधर से 2 आदमी आया तोप लेकर के, चलाओ तीर धनुष, और मारेगा तो सब भीड़ खत्म, है ना। तो कहने का मतलब कि संख्या से फर्क नहीं पड़ता है, संसाधन से फर्क पड़ता है। रिसोर्स क्या है आपके पास। इजराइल बहुत छोटा सा देश है जी। कहते हैं ना कि इजराइल की आप बाउंड्रीज को देखेंगे तो इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन उसने अपने डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत से तैयार किया हुआ है कि कोई उसको काट नहीं सकता। और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम मोसाद है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजेंसी, सबसे बढ़िया। और कहा जाता है कि एक बार उसके यहाँ एक ही बार आतंकवादी हमला हुआ, बस एक बार। उसके बाद मोसाद के जो उसके अधिकारी थे वो चुन चुन करके उस आतंकवादी हमले में जो जो लोग जिस जिस देश के थे शामिल थे, उनके देश में गए, उनको खोज के उनको मार दिया। और उस देश की पुलिस को, उस देश की संस्था को पता ही नहीं चला कि हमारे यहाँ उसके अधिकारी आए हुए। सबको मार करके कंप्लीट वर्क करके इजराइल आए, इजराइल में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वर्ल्ड को मैसेज दिया कि हम यहाँ यहाँ गए थे, इन इन लोगों को मार दिए। विश्वास नहीं तो जाके चेकआउट कर लो, मतलब चेक कर लो कि मारा है कि नहीं मारा। ये उनकी काबिलियत। उसके मारते हैं और पता भी नहीं चलता है कि कब मारे, कब मार के निकल गए।
भारत की एजेंसीज बहुत बार ट्रेनिंग ली है उनसे, है ना, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेनिंग भी वैसी ही होती है। ट्रेनिंग करके आए हुए लोग थे, पंजाब पुलिस बहुत बार ट्रेनिंग की है मोसाद के साथ। अब पंजाबे में हो गया पठानकोट हमला, पठानकोट एयरबेस पे जो हमला हुआ था, पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए थे वहीं से आए थे, ट्रेंड लोग थे, फिर भी नहीं पकड़ पाए, है ना, कि इतना बड़ा जो है सो हादसा देश में हुआ है। खैर चलिए, तो ये सारे जो है वो आपको प्रमुख जो है थे वो वंशज थे, ठीक है, जो यहाँ पर शासन किए थे दिल्ली सल्तनत के अंदर में, ठीक है। तो जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के अंदर में ये सारे शासकों ने शासन किया, उससे भारत में क्या हुआ, तो एक प्रकार से नई व्यवस्था स्थापित हुई और सनातन के साथ इस्लाम आया, है ना। और जब इस्लाम आया तो पहले तो हमने बहुत सारी मंदिरें देखी एंशिएंट टाइम में, लेकिन मेडाइवल टाइम में आप नए नए मस्जिद देखते हैं, है ना, क्योंकि जिन लोगों का जैसे जैसे शासन काल आता गया वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, तो भारत में अपने शासन व्यवस्था को अपनी संस्कृति के अनुसार ढालने का कोशिश, है ना। तो इसलिए आप देखेंगे कि हर शासकों के समय में या हर जो वंश रहा है या जो बाहर आक्रमणकारी रहे हैं, उनके समय में उनके यहाँ का जो कल्चर रहा है उस कल्चर के हिसाब से चीजों को स्थापित किया गया, और भारत में भी आप वही देखने को पाते हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम मुगल काल देखेंगे, देखेंगे दिल्ली का सल्तनत काल का स्थापत्य और उसका विभाग, डिपार्टमेंट्स, ठीक है, सल्तनत कालीन विभाग, सल्तनत कालीन विभाग, ठीक है। तो बहुत सारे विभाग जो थे इनके द्वारा स्थापित किए गए थे, बहुत बार उन विभागों से आपको क्वेश्चन जो है सो मिल जाता है, ठीक है, कभी पूछ लेता है, जैसे कि कुछ विभागों में आप देखेंगे जैसे कि दीवान बंदगान ही, है ना, तो ये दासों से संबंधित विभाग है ना, जो किसने शुरू किया था, तुगलक ने। एक विभाग एकदम स्टार्टिंग में स्थापित हुआ था, उसका नाम था दीवान-ए-अर्ज, दीवान-ए-अर्ज, इसको स्थापित किया था पलबन। सैन्य विभाग था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था, सेना के द्वारा किए जाने वाले गतिविधियों को देखता, ठीक है, सैन्य विभाग, ठीक है। इसके अलावे आप देखेंगे तो दीवान-ए-इंसा, दीवान-ए-इंसा, दीवान-ए-रसालत, दीवान-ए-इंसा, दीवान-ए-रसालत, दीवान-ए-इंसा, दीवान-ए-रसालत, ये किसने बनाया, ये दोनों डिपार्टमेंट अलाउद्दीन खिलजी। दीवान-ए-मुस्खराज पहले ही लिख चुके हैं, उसी का था, ठीक है। दीवान-ए-इंसा और दीवान-ए-रसालत भी उसी का था, ठीक है। दीवान-ए-अमीर कोही, हाँ? मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल गुड। दीवान-ए-अमीर कोही, दीवान-ए-अमीर कोही, दीवान-ए
अमीर को ही। ये कृषि विभाग से संबंधित था और इसका जो स्थापक था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। और दीवाने बंदगान आप जानते ही हैं, फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, कभी कभी कुछ चीजें ये हो सकती हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने राजनीति और धर्म को पृथक रखने का काम किया? बिल्कुल गुड, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकता। भाई धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। इसलिए उसके समय के जो लोग होते थे, यानी कि जो मुफ्ती या वली टाइप के लोग, है ना, या उस समय के जो मौलाना लोग थे जो राजाओं का कान भरते थे, ऐसे कर दो वैसे कर दो, उनको वो दूर रखता था। बोलता था कि भाई तुमको जो करना है तुम अपना करो, पॉलिटिक्स में हम रिलीजन को मिक्स नहीं करेंगे। तो ये बात बहुत अच्छी बात थी, और ये अभी के भी शासकों को ये बात समझना चाहिए कि रिलीजन का मैटर अलग मैटर है और शासन का मैटर अलग मैटर। तो रिलीजन को शासन के साथ मिक्स करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर कहा गया। ठीक है। इसके अलावे आप देखिएगा तो इसी समय, मतलब कि दिल्ली सल्तनत में ही आप अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आप कह सकते हैं कि जब वो कोई कंसेप्ट देता है तो एक प्रकार से राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता का कंसेप्ट जो है वो एक मतलब बेसिक तौर पे तैयार होता है कि राजा को धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। राजा का सारा ध्यान जो होना चाहिए वो राज्य के डेवलपमेंट पे होना चाहिए, कि राज्य का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इस पे होना चाहिए। खैर, तो ये सारे प्रमुख डिपार्टमेंट तो बहुत सारे थे। इन प्रमुख डिपार्टमेंट्स को आपको ध्यान रखना है कि ये क्या था और ये उन्होंने इसके लिए एस्टेब्लिश किया। ठीक है, कि ये यहाँ पर इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा किया गया। इसके अलावा इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जैसे कि आपने मौर्यों का देखा, गुप्ताज का देखा, वैसे इन लोगों की भी अपनी एक स्ट्रक्चरल फॉर्म था इन लोग का शासन करने का, और सारे अधिकारी होते थे। सबसे हेड अधिकारी तो इनका फिक्स है कि क्या था? सुल्तान। सुल्तान इनका बॉस था, है ना। अंतिम निर्णय किसी भी मैटर पर सुल्तान को ही लेना है, सुल्तान ही लेगा। ठीक है, तो सारा निर्णय जो है वो अंतिम तौर पर सुल्तान लेता। ठीक है, आगे आप देखिएगा तो सुल्तान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद था दिल्ली सल्तनत में वो था वजीर। वजीर को कहते थे प्राइम मिनिस्टर, है ना। मतलब उस समय ये राजाओं का जो मतलब जो सुल्तान होते थे उनका सबसे प्रिय आदमी होता था। ठीक है, राजाओं का सबसे प्रिय आदमी कौन होता था? वजीर। तो वजीर बोले तो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो राजा के बाद जो शासन का काम देखता था वो वजीर होता था। आपसे पूछा सकता है कि न्याय का जो प्रमुख होता था दिल्ली सल्तनत में, जो जस्टिस करता था, उसको क्या बोलते थे? तो जो जस्टिस करता था वो कहलाता था काजी। काजी, काजी के पद पर जो व्यक्ति होता था वो जस्टिस करता था। तो ये सामान्य तौर का जस्टिस करता था, लेकिन उस समय सीजीआई भी कौन था जी? सुल्तान ही था, चीफ जस्टिस यही था। काजी ने कुछ कह दिया और आपका पैर भी ऊपर तक है, सुल्तान आपकी सुनता है, या कोई आदमी है जो सुल्तान तक आपकी मैसेज पहुंचा सकता है, तो सुल्तान अगर कह दिया कि नहीं भाई इसको सजा नहीं होगा, तो काजी के कोई मैटर का कोई लेना देना नहीं है। सुल्तान ऑल इन वन था, वो हर तरह के मामले में अपना फैसला ले सकता था। एक सिस्टम तो था ही, लेकिन उस सिस्टम के अलावे सबसे बड़ा सिस्टम सुल्तान था। सुल्तान हर चीज के अंदर में जो है सो अपना फैसला ले लेता था। इसके अलावे चूंकि आपको पता है कि इल्तुतमिश ने व्यवस्था को डेवलप किया था, तो उसने एक व्यवस्था शुरू की थी इक्तादारी, है ना। तो इक्तादारी, तो इक्ता किसको कहते थे? प्रांत को।
सल्तनत में प्रांत सामान्य तौर पर इक्ता कहलाता था। तो प्रांतों को जो देखता था वो कहलाता था इक्तादार। प्रांतों को जो देखता था वो होता था इक्तादार, और इक्तादार के पद पर सामान्य तौर पे जो राजा होते थे वो अपने राजकुमारों को बिठाते थे, यानी जो सुल्तान होता था वो अपने राजकुमारों को बिठाता था। एक बात ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली सल्तनत में कभी भी न्याय के लिए या मतलब उत्तराधिकार के लिए उत्तराधिकार का सिद्धांत का पालन नहीं हुआ। दिल्ली सल्तनत में रहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है जिसके पास पावर है वो सत्ता छीन लेता है ना। उसमें नहीं कि हाँ ये लड़का मतलब ये बड़ा बेटा है तो यही संभालेगा, ऐसा नहीं था। जो योग्य होता था या तो छीन लेता था या फिर उसको लोग छीन के दे देते। योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट होता था यहाँ पर। योग्यता मतलब ये नहीं कि अभी के हिसाब से कि भाई आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो वाली योग्यता नहीं है ना। कितने राजतंत्र के अंदर में ये था कि आप कितने तरीके से मतलब अनसुलझे टाइप के है ना, और षड्यंत्र करना जानते हो। राजमहल जो था पहले किस लिए जाना जाता था? षड्यंत्रों के लिए। कितना षड्यंत्र हो सकता है, और उस षड्यंत्रों के बीच में राजा को रहना। हर व्यक्ति के मन में राजा बनने का ख्वाब पल रहा कि काश मैं होता या मैं सुल्तान बन जाता। ऐसे में सब लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत ताकतवर है, पावरफुल है, वो अपना प्रयास कर रहा है कि इसको मार करके हमको बनना है ना। तो ऐसे में एकदम योग्य आदमी ही चाहिए जिसकी पैनी नजर हो, हर व्यक्ति को परख हो जानता, और एक आध दो लोग उसके विश्वासी है ना। नहीं तो षड्यंत्रों का शिकार राजा हो जाता है ना। कहीं गया बैठा पिला दिया, लो भाई काम खत्म राजा का। तो राजा को अपने विश्वासी को रखना पड़ता था ना। अभी भी आप देखिए, जब हमारे अभी भी अब राजतंत्र नहीं है, अभी डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, तो प्राइम मिनिस्टर है हमारे। अभी भी तो सबके मन में होता है कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हम प्राइम मिनिस्टर। अभी देख रहे हैं ना, अभी 24 में चुनाव है, सब लोग अपना अपना नाप दे दिया दर्जी के यहाँ कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो कौन सा कोट पहनेंगे। लेकिन पद तो एक ही है ना, बनना तो एक ही को है किसी को, लेकिन नाप सब लोग तैयार किए हुए हैं कि ये वाला कलर हमको अच्छा लगता है, ये वाली बंडी ठीक लगेगी प्राइम मिनिस्टर पद का जब शपथ लेंगे तो। लेकिन दिक्कत यह है कि बनेगा कौन तो जनता तय करेगी, चुनाव तय करेगा, लेकिन षड्यंत्र होते रहते हैं। इवन ऐसा नहीं कि विपक्ष ही करता है, सत्ता के अंदर में भी षड्यंत्र होता है। आप बहुत लोकप्रिय हैं, पावरफुल है, इसलिए आप जीत रहे हैं, तो आपके नाम पे वोट्स आ रहे हैं तो आप बन रहे हैं। लेकिन आपके अंदर भी तो लोग हैं जिनको है कि भाई अब हो गया, अब हमें बारी मिलनी चाहिए, हमारा भी मन है 7 RCR में बैठने का। भारत में प्रधानमंत्री हाउस का नाम है 7 RCR है ना। जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस है, वैसे हमारे यहाँ 7 RCR। इतनी सुविधाएं और इतना सुरक्षा है वहां पर, चाक चौबंद है ना। आप वर्तमान के प्रधानमंत्री अकेले ही रहते हैं बेचारे, इनका कोई परिवार नहीं है, पत्नी है तो परिचय नहीं है इनको उससे, अकेले ही रहते हैं। माँ थी पहले, अब तो माँ भी नहीं है। माँ को लाते थे, 2 दिन ठहला देते थे और फिर माँ को छोड़ाते थे वहीं पर, अकेले ही रहते हैं। परिवार वाले लोग और सोचते हैं कि काश हम लोग रहते तो भाई पूरा एंजॉय करते हैं ना, पूरा जो वहाँ का जो ग्रीनरी है उसका आनंद लेते। ये आदमी तो मतलब एकदम क्या ही कर दिया। देखिए मतलब उधर बैठ गए, देश में बैठ गए ये, उधर यूपी में बैठ गए योगी जी। दोनों का परिवार नहीं, परिवार कुछ है भी तो उससे कोई मतलब नहीं। तो इन लोगों को कुछ मतलब नहीं है ना, आराम से पानी भरते होंगे, नहाते होंगे, बात खत्म। अखिलेश जी थे यूपी में तो वही फर्स्ट क्लास का स्विमिंग पूल बनवाए हुए थे है ना, बढ़िया से एकदम जबरदस्त 5 स्टार होटल तो भी बढ़िया बना कर रखे हुए थे। लेकिन अब वो विदाई हो गया, विदाई हो गया, सब तुरवा दिए, सारा पत्थर निकलवा लिए, सर जितना मार्बल अंदर लगाए थे सब निकलवा लिए कि भाई हम मतलब क्यों छोड़ के जाए। तो सरकारी आवास ना जी, लोग भी बनिएगा, अधिकारी जाइएगा तो सरकारी आवास परमानेंट थोड़े होगा। जब तक जॉब रहेगा तब तक सरकारी आवास रहेगा, रिटायरमेंट हो जाएगा तो अपना कमाई से जो बनाइएगा उसी में रहना है आपको। अब सरकारी आवास में खूब सारा सुविधा कर दिए तो आपको तो और टेंशन होगा, तुरंत ट्रांसफर आ जाएगा है ना। अभी बढ़िया सुविधा बनवाए हैं, मालूम चला कल ट्रांसफर आ गया, चलिए दूसरा जिला में, दूसरा जिला जाइए तो अभी खड़ फड़ के ले जाइएगा। तो बेवकूफ़ी है सरकारी आवास में। सरकार का संसाधन है, उसको बचा के रखना है और उसको ऐसा रखना है कि हम भी यूज करें और आने वाले लोग भी उसको ठीक से यूज करें, कहीं कोई दिक्कत या समस्या ना हो, है ना। हमारे एक परिचित हैं, मतलब एक विद्यार्थी हैं, तो उसके यहीं पर उसके चाचा जी का आवास है, MLA है।
तो एक दिन मैं गया था, बुलाया कि सर आइए, गए उसके यहाँ, तो बैठे हुए थे, उनकी पत्नी बैठी हुई थी। वो लोग पूरा चारों तरफ से पेड़ लगाए हुए हैं, है ना। तो बोले कि सर पेड़ कैसा लग रहा है? एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा है। लेकिन हम कहे, पेड़वा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप रहिएगा तब तक ही तो मतलब क्या पता है इसका मतलब युवावस्था आप देखिए कि नहीं देखिएगा, क्योंकि पेड़ में तो काफी टाइम लगेगा ना जी बनने में। बहुत अच्छा समझ, चारों तरफ से पेड़ वेड़ उन्होंने लगा दिया है, अपना दो दंपति हैं, है ना, बड़ा बढ़िया से लगाया हुआ। तो बढ़िया से मतलब पूरा सजाए हुए हैं। लेकिन अब क्या है, अब चुनाव होना है, 2025 में चुनाव होगा। अब 25 में चुनाव जीत गए तो चलिए किस तरह से होकर उसी आवास को अलॉट करा लीजिए, लेकिन अगर 25 में कहीं विदाई हो गया तो फिर मामला तो फंस जाएगा ना। तो ऐसे में कोई भी संसाधन या कुछ ऐसा डेवलप करना है तो अपने घर में जो अपना हो उसमें डेवलप करे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आप उसका जीवन भर आनंद ले सके। अन्यथा आज सरकार के आवास में कुछ भी आप खर्चा करिएगा तो सरकार ये पैसा खर्चा करिएगा, और वो इसके लिए नहीं कि आप खर्च करके ये करिए, वो इसलिए है ताकि देश के जो जनता है उसका कल्याण हो। देश के जनता पर कल्याण के पर खर्चा हो तो वो ज्यादा अच्छा है तुलनात्मक की अपने सुविधाओं के लिए। तो यहाँ पर जो ये सारे इक्तेदार होते थे तो जनरली क्या होते थे, राजकुमार होते थे, प्रिंस होते थे, है ना। तो इनको यहाँ बिठाया जाता था। लेकिन बहुत सारे जगह पर होता था कि बहुत सारा राजकुमार ही जो होता था वो सब विद्रोह कर देता था, तो योग्य अधिकारियों को भी यहाँ बिठाया जाता था। अब बराबर से जैसे अभी जैसे ट्रांसफर होता है अधिकारियों का, इक्तादारों का भी ट्रांसफर होते रहता था। प्रत्येक 5 साल पे इक्तादार बदल दिए जाते थे, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक इक्तादार वहीं पर रह गया तो क्या हो जाएगा, वहां पर संगठन बना लेगा ना, मजबूत हो जाएगा। अब मजबूत हो जाएगा तो किसके खिलाफ विद्रोह करेगा? राजा के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ। इसलिए सुल्तान बराबर से ट्रांसफर करते रहता था कि भाई अपना समय पर रहना है और उसके बाद से जैसो ट्रांसफर होते रहना है। तो ये सारी चीजें जैसो यहाँ पर आपको होते रहता था। दिल्ली सल्तनत की जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है इसका स्थापत्य, इसका आर्किटेक्चर, है ना। तो हेडिंग बनाएंगे दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य, आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का क्या स्थापत्य है, कैसे इसको देखेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य।